हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग ड्रीम ट्रिप लद्दाख का प्लान बना सकते हो। वीडियो में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा लद्दाख जाने का बेस्ट रूट, बेस्ट आइटनरी, बेस्ट टाइम टू विजिट, परमिट, ट्रैवल पैकेज और एक रफ बजट का आइडिया कि लद्दाख 2024 और 2025 घूमने में आपका क्या बजट आएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। दोस्तों, अगर आप लद्दाख ट्रिप प्लान कर रहे हो तो लद्दाख जाने से पहले आपको लद्दाख के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप लद्दाख का ट्रैवल प्लान अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है जो कि इंडिया के नॉर्थ एक्सट्रीम पार्ट में लोकेटेड है। और अगर आप लद्दाख का मैप देखेंगे तो एक साइड जम्मू कश्मीर और दूसरी साइड हिमाचल प्रदेश से लद्दाख अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। लद्दाख की दो कैपिटल है लेह एंड कारगिल और यहाँ पे लद्दाखी, तिब्बतन, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है। और लद्दाख में अगर आप किसी लोकल से मिलेंगे तो वो आपको बोलेगा जुले, जिसका हिंदी मतलब होता है नमस्ते। दोस्तों, लद्दाख का एल्टीट्यूड 3000 मीटर से लेके 8000 मीटर के बीच में वेरी करता है, जिसके वजह से यहाँ जाने के रास्ते 6 महीने हैवी स्नो के कारण बंद रहते हैं। और यहाँ दिसंबर और जनवरी में टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लद्दाख को दोस्तों कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पे बारिश ना के बराबर होती है। तो इसी वजह से लद्दाख आने का जो बेस्ट टाइम होता है वो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। दोस्तों, ये तो हो गया लद्दाख के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि कैसे आपको लद्दाख पहुंचना है और वहां पे पहुंच के क्या आपका ट्रैवल प्लान होना चाहिए। तो आप लोग इंडिया के किसी भी सिटी से लद्दाख जाने का प्लान बना रहे हो तो आपके पास लद्दाख जाने के टोटल 2 ऑप्शन है। पहला बाय एयर और दूसरा बाय रोड। लद्दाख काफी हाइट पे लोकेटेड है तो यहाँ पे जाने के लिए कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। तो गाइस, अगर आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है और आप लद्दाख घूमना चाहते हो तो मैं आपको बाय एयर ही एडवाइस करूंगा। लद्दाख का एयरपोर्ट ले सिटी में है और दिल्ली से आपको यहाँ पे जाने की डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास 10 से 15 दिन का टाइम है और आप फुल एडवेंचर करना चाहते हो तो आप लद्दाख की रोड ट्रिप अपने शहर से कर सकते हो। लद्दाख बाय रोड जाने के लिए आपके पास टोटल 3 ऑप्शन है। पहला, आप अपने पर्सनल कन्वेंस बाइक या कार से जा सकते हैं। लद्दाख जाने के टोटल 2 रास्ते हैं, एक मनाली साइड से और दूसरा श्रीनगर साइड से। दोनों रास्तों से आपको लद्दाख 450 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। तो अगर आप अर्ली 5 बजे निकल जाते हैं तो आप शाम को 7-8 बजे तक लद्दाख पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप बाइक से ट्रिप कर रहे हो तो बीच में आपको एक स्टॉप रुकना पड़ेगा। अगर आप मनाली साइड से ले जाते हो तो अटल टनल होते हुए सिसु, केलोंग, जिस्पा, सरचू, गाटा लूप, पांग, मीरू होते हुए आप ले पहुंच जाओगे। मनाली से लेके हाईवे में आप जिस्पा और सरचू दोनों में से किसी भी जगह स्टे कर सकते हो। यहाँ पे आपको होटल और कैंप्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। और अगर आप श्रीनगर वाले से जाएंगे तो श्रीनगर, सोनमर्ग, द्रास, कारगिल, नामिकाला, लामायुरू, निम्मू होते हुए आप ले पहुंच जाएंगे। अगर आप श्रीनगर वाले रास्ते से ले जाते हैं तो कारगिल एक अच्छा ऑप्शन रहेगा स्टे करने के लिए। यहाँ पे आपको काफी सारे जो है वो होटल्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। जनरली जो होटल होते हैं वो 1000-2000 तक के आपको इस रेट के मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप मनाली से ले जाओगे तो आपको बीच में 4 हाई पासेस आएंगे जिनका एल्टीट्यूड अराउंड 16000 से लेके 17500 फीट तक रहता है। और अगर आप श्रीनगर वाले से जाते हो तो हाई पासेस की हाइट आपको 11500 से लेके 13500 फीट की ऊंचाई पे मिलेंगे। तो मेरा आप लोगों से यही एडवाइस रहेगा कि जितनी भी हाई पासेस हैं कोशिश करना कि यहाँ ज्यादा टाइम मत लगाना। यहाँ ऑक्सीजन लेवल काफी कम रहता है और काफी तेज यहाँ पे जो है हवाएं चलती है। तो अपना सिर वगैरह जो है वो अच्छे से आप कवर कर लेना। बाकी ये आपकी चॉइस है, चाहे आप मनाली से ले जाइए चाहे आप श्रीनगर वाले से जाइए। लेकिन अगर आप सर्किट करना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप मनाली से अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए, ले पूरा आप एक्सप्लोर कीजिए और उसके बाद आप श्रीनगर पॉइंट पे इसको एंड
कर सकते हैं। तो ये था बाय रोड पहला ऑप्शन कि आप लोग कैसे जा सकते हो। और अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें तो दिल्ली के कश्मीरी गेट से HRTC की बस चलती है जो कि मनाली होते हुए केलोंग होते हुए आपको ले पहुंचा देगी। केलोंग में बस जो है वो एक नाइट रुकती है और आपको केलोंग में अच्छे होटल भी मिल जाएंगे। और जनरली इस बस का जो किराया होता है वो 1800 रुपए से लेके 2000 रुपए तक होता है। और इसकी टिकट जो है वो ऑनलाइन मिलती नहीं है, आपको जाके जो कश्मीरी गेट का काउंटर है वहीं से ही आपको ये लेनी पड़ेगी। तो गाइस अगर बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो थर्ड ऑप्शन में आप ट्रैवल पैकेज ले सकते हो। ट्रैवल पैकेज आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। चाहे आपको ट्रैवल पैकेज ले से लेना हो, चाहे आपको ट्रैवल पैकेज मनाली से लेना हो, चंडीगढ़ से लेना हो, दिल्ली से लेना हो, तो जैसा भी आप कस्टमाइज कराना चाहो वो ट्रैवल पैकेज जो है उसी हिसाब से कस्टमाइज हो जाता है। तो पैकेज के दोस्तों कई सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहो तो मनाली से जो ग्रुप पैकेज होता है आप उसमें भी शामिल हो सकते हो, या फिर आप लोग बाइक पैकेज ले सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो हम लोग दिल्ली से ले पहुंचे थे बाई फ्लाइट और उसके बाद हम लोगों ने जो है वो ले से ही अपना पूरा पैकेज ले लिया था, जिसमें उन्होंने हमें जो है पूरी एक इनोवा कैब प्रोवाइड की थी और हमारे हर जगह होटल प्री बुक थे। हम लोग ले एक्सप्लोर किया था, फिर हम लोग नुब्रा वैली, पैंगोंग और इवन हमने लद्दाख का ऑफ बीट प्लेस भी एक्सप्लोर किया था, जैसे कि हम लोग हालने गए थे, सो मोरिरी गए थे। जो परमिट वगैरह होता है वो भी सारा जो है वो ट्रैवल एजेंट ही निकाल देता है। तो अगर आप कोई कंपनी सर्च कर रहे हो या कोई ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हो तो वे फॉर ट्रैवल दिल्ली NCR की वन ऑफ द रिनाउंड कंपनी है। आप जाके उनसे अपना ट्रैवल पैकेज डिस्कस कर सकते हो और अपना पैकेज जो है वो बुक करा सकते हो। हम लोग भी इनसे गए थे, इनकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बढ़िया ये लोग पैकेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया है, आप जाके अपना पैकेज बुक करवा सकते हो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जब आप लोग लद्दाख पहुंचेंगे तो लद्दाख पहुंचने के बाद आपका क्या ट्रैवल प्लान होना चाहिए या क्या आपकी जो है डे वाइज आइटनरी होनी चाहिए। अब वो हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी लोग लद्दाख बाय फ्लाइट जाने की सोच रहे हैं तो डे 1 आपको कंप्लीटली रेस्ट करना है, क्योंकि जब हम लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल जो है वो काफी कम हो जाता है। तो डे 1 आप ले जब भी पहुंचिए आपको डे 1 जो है वो रेस्ट करना है। दोस्तों अब ना लद्दाख गवर्नमेंट ने भी ये रूल अप्लाई कर दिया है कि जो भी लो एल्टीट्यूड वाले एरिया से लद्दाख आएगा उसको एटलीस्ट 2 दिन का जो है वो स्टे ले में लेना होगा। उसके बाद ही आप लोग जो है वो फर्दर जा सकते हो। ले का जो एल्टीट्यूड है वो अराउंड 11,500 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। लेकिन जब आप यहाँ से आगे जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप नुब्रा वैली जाएंगे या फिर आप आगे पैंगोंग लेक या हानले जाते हो तो वो 15 से 18,000 फीट हो जाता है। तो अगर आप अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज सही ढंग से यहाँ पे नहीं करेंगे तो वहां जाके आपको जो है सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। और दोस्तों पिछले कई सालों में जितने भी लोगों ने इस चीज को सीरियस नहीं लिया उनको जो है बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना हुआ। कई लोग तो इवन हॉस्पिटलाइज भी हो गए थे और कुछ यूट्यूबर भी जब लास्ट ईयर आए थे तो उन्होंने भी जो है गिम्बल से और काफी जो है मतलब हैवी टास्क किया यहाँ पे आके, तो उन लोगों को भी काफी दिक्कत हुई थी और वो भी कुछ यूट्यूबर्स भी जो है वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे। तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप लोग पूरा दिन आराम कीजिए। और दोस्तों शाम को आप क्या कर सकते हो कि शाम को ना ले की बहुत ब्यूटीफुल एक मार्केट है, आप मान के चलिए मॉल रोड कहते हैं उसे, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। वहाँ पे काफ़ी कुछ है, शॉपिंग करने के लिए है, कैफ़ेज़ वगैरह हैं, काफ़ी अच्छी मतलब नाइट लाइफ है वहाँ की। तो आप वहाँ पे जो है वो अपनी इवनिंग स्पेंड कर सकते हो। तो गाइज अब बात कर लेते हैं डे 2 की। तो डे 2 में आपको करना है ले का लोकल साइट सीइंग। ले में काफी सारी प्लेसेस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि सबसे पहले आप जा सकते हो शांति स्तूपा, जो कि एक काफी मतलब ब्यूटीफुल बुद्धिस्ट स्तूपा है जिसे जापानीज बुद्धिस्ट ने बनवाया था। ये काफी हाइट पर है और यहाँ से जो है वो पूरे ले का काफी अच्छा आपको व्यू देखने को मिलेगा। इसके बाद आप जा सकते हो हॉल ऑफ फेम। ये एक म्यूजियम है जिसे बनवाया था जितने भी जवान इंडिया पाकिस्तान युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे उनकी याद में इसे बनवाया था। बस एक चीज का ध्यान रखना कि ये मंडे जो है वो क्लोज होता है। इसके बाद आप लोग अगर सेम रास्ते में ही आगे बढ़ेंगे तो आता है पत्थर साहिब गुरुद्वारा, जो कि काफी मान्यता वाला गुरुद्वारा है लद्दाख का। और यहाँ पे आप जाते हो तो काफी आपको जो है वो शांति महसूस होगी। तो इस गुरुद्वारे को भी आप लोग अपनी आइटनरी में ऐड कर सकते हो। पत्थर गुरुद्वारा साहिब से जैसे ही आप 15-20 मिनट आगे चलेंगे आप पहुंच जाएंगे मैग्नेटिक हिल पे। ऐसा बताया जाता है कि मैग्नेटिक हिल पे ग्रेविटेशनल बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आमतौर पे जो गाड़ी है वो ऊपर से नीचे की ओर जाती है, मतलब ढलान वाले एरिया में आप ऊपर से नीचे को जाती है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट होता है, गाड़ी जो है नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में जाती है। और दोस्तों ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाला जो एरिया है ना, यहाँ की जो रोड्स है ना वो भी काफी सीनिक लगती है। तो आप काफी सारी जो है यहाँ पे फोटोज वगैरह क्लिक करा सकते हो। इसके बाद आप जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 5-10 किलोमीटर तो आता है संगम पॉइंट, जहाँ पे जांस्कर रिवर और इंदस रिवर का संगम होता है। और इस पॉइंट पे रिवर राफ्टिंग भी होती है। तो आप चाहो अगर आपके पास टाइम हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन हमारे पास
टाइम नहीं था और हम लोग ऑलरेडी ऋषिकेश में कर चुके हैं, तो हमने यहाँ की रिवर राफ्टिंग स्किप कर दी थी। आप लोग एक चीज का ध्यान रखना कि जो हॉल ऑफ फेम है, पत्थर साहिब गुरुद्वारा है, मैग्नेटिक हिल है, संगम पॉइंट है, ये सारा एक ही रूट में आता है, तो आप इन सारी प्लेसेस को एक साथ ही कवर कर सकते हो। और इसके बाद आप जा सकते हो लेह पैलेस। लेह पैलेस काफी बड़ा पैलेस है और इसमें जो है लद्दाख की जो रॉयल फैमिलीज थी वो इसमें रहा करती थी, और अब इसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है, तो हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड आप चीजें आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी। और ये टोटल 9 फ्लोर का है, तो टॉप से जो है वो व्यू काफी अच्छा आता है, आपको पूरा जो है लेह सिटी यहाँ से देखने को मिलेगा। तो अभी तक हमने जितनी भी प्लेसेस बताई है वो आप एक दिन में आराम से कवर कर लोगे, लेकिन लेह सिटी के अंदर और भी प्लेसेस हैं जो आप जा सकते हो, जैसे कि है जोरावर फोर्ट जो कि थोड़ा आउटर में पड़ता है, आप यहाँ भी जा सकते हो। और इसके अलावा बहुत सारी फेमस मोनेस्ट्री हैं, जैसे कि हेमिस, थिक्से, नामाग्या सीमो, स्पितिक मोनेस्ट्री, तो काफी सारी मोनेस्ट्रीज हैं। तो दोस्तों डे 2 की आइटनरी आप कुछ इस तरीके से प्लान कर सकते हो, जितनी भी मतलब मेजर चीजें हैं वो आप आराम से एक दिन में कवर कर लोगे। लेकिन जितने भी लोग जो है बाय कार या फिर बाय रोड जो है बाइक ट्रिप कर रहे हैं लद्दाख के लिए, तो आप लोग ये सारी चीज़ें आप चाहो तो डे 1 में भी कवर कर सकते हो, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि भाई जो भी लोग रोड ट्रिप करते हुए आते हैं तो उनको काफ़ी रास्ते में हाई पासेस मिलते हैं, तो उनकी बॉडी कहीं ना कहीं एक्रोमेटाइज हो जाती है। बट फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप एटलीस्ट 2 दिन लेह में बिताइए। ये जितनी भी प्लेसेस हैं आप लोग आराम से कवर करिए, मार्केट वगैरह घूमिए, और 2 दिन में क्या है कि आपकी बॉडी एक्रोमेटाइज हो जाएगी और आप इतने दूर से रोड ट्रिप करके आएंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो जर्नी होने वाली है वो काफ़ी एडवेंचरस होने वाली है। तो अगर आप ऐसी छोटी छोटी प्रिकॉशन लेते हैं तो आपका ट्रिप बहुत अच्छा जाएगा। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं कि लद्दाख आते हैं जोश जोश में और उसके बाद वो यहाँ पर आके बीमार हो जाते हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं डे 3 की। तो दोस्तों डे 3 में आप लोग जा सकते हो नुब्रा वैली, और लेह से नुब्रा वैली अराउंड 160 किलोमीटर दूर पड़ता है और जाने में आपको 4 से 5 घंटे का टाइम लगेगा। तो जो लोग बाय फ्लाइट लद्दाख आ रहे हैं, आपका असली एडवेंचर यहाँ से शुरू हो जाएगा। नुब्रा जाते हुए आपको वर्ल्ड का 2nd हाईएस्ट पास जो कि है खारदुंगला पास, जिसकी हाइट है अराउंड 18,000 फीट। जब आप लेह से निकलेंगे तो अराउंड 70 किलोमीटर दूर ये पास आपका आएगा, और दोस्तों नज़ारे इतने सुंदर होते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और दोस्तों यहाँ पे मई और जून मंथ में भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्नो देखने को मिलेगी। बस एक बात का आप लोग ध्यान रखना कि किसी भी हाई पास पे आपको ज़्यादा देर नहीं रुकना है, फटाफट पहुंचना है, फोटोज क्लिक करानी है और उसके बाद जो है नीचे के लिए निकल जाना है, क्योंकि इन हाई पासेस पे जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो बहुत लो होता है, और आप मान के चलिए जो क्लाइमेट होता है पूरा वो काफ़ी एक्सट्रीम होता है और ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखना कि जो आपका सर होता है उसे कवर करके रखना है, क्योंकि जो ठंडी हवाएं होती है उससे बहुत गंदा हेडेक होता है, और इसे मैं ऑलरेडी झेल चुका हूँ। तो आप लोग जो है वो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नुब्रा वैली के जो रास्ते हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी सीनिक आपको लगेंगे, थैंक्स टू BRO जिन्होंने इतनी मेहनत करके एक्सट्रीम कंडीशन में भी हमारे लिए रोड्स बनाई हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि आपको रास्ते में ना काफ़ी जो है फूड जॉइंट्स नहीं मिलेंगे। लेह से करीबन 80 किलोमीटर बाद एक जगह आती है नॉर्थ कुल्लू, यहाँ पर आपको जो है फूड ऑप्शन मिलेगा। तो ट्राई करना कि जब आप लेह से निकलोगे तो आप अच्छे से जो है ब्रेकफास्ट करके और अपने साथ छोटे मोटे स्नैक्स और पानी की बोतल जो है वो लेके चले। जितने भी जो है बाइकर्स हैं और जो भी अपने बाइक कार आ रहे हैं, तो आप लोग ट्राई करना कि आप लोग ग्रुप में ही चले। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो वहाँ पर आपको मैकेनिक वगैरह नहीं मिलेगा, सीधा आपकी गाड़ी टो होती है, जिसका आप मान के चलिए कि 10 से 15 हज़ार या कई बार कार का जो है वो 20 से 25 हज़ार रुपये भी ले लेते हैं, क्योंकि जो वहाँ की कंडीशन होती है वो एक्सट्रीम होती है। बीच में कोई भी मैकेनिक वगैरह आपको नहीं मिलेगा। तो नॉर्थ कुल्लू पे आपको खाने पीने के ऑप्शंस मिलेंगे, और जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो अराउंड 20 से 25 किलोमीटर बाद एक जगह पड़ती है जिसका नाम है मिल्खा पॉइंट, और ये वही जगह है जहाँ पे भाग मिल्खा भाग की शूटिंग हुई थी। और यहाँ पे आपको डेजर्ट देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर ATV राइड और जिप लाइनिंग जैसी एक्टिविटी आप यहाँ पे कर सकते हो, और व्यू वगैरह बहुत अच्छा आता है, तो आप यहाँ पर फोटोज वगैरह क्लिक करा सकते हो। आई मस्ट से आपने यहाँ की कोई ना कोई रील ज़रूर देखी होगी। इसके बाद जैसे ही आप 20-25 किलोमीटर और आगे चलेंगे आप नुब्रा वैली के डिस्किट विलेज में पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो है रेस्टोरेंट देखने के लिए मिलेंगे, तो आप अपना जो है लंच वगैरह यहाँ पे कर सकते हो। और डिस्किट विलेज में काफ़ी फेमस एक मोनेस्ट्री है, आप वहाँ पे जा सकते हो, और यहाँ पे आपको 108 फीट ऊंचा बुद्धा का स्टैचू देखने को मिलेगा। और ये मोनेस्ट्री गाइस काफ़ी हाइट पे है, तो काफ़ी जो है मेस्मराइजिंग व्यू भी आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों नुब्रा वैली में फेमस है हुंदर के सैंड ड्यून्स, जहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे डबल हम कैमल, जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ही कम जगह पाए जाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों कैमल राइड करने का जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ही अच्छा है, और जो पूरे वैली का व्यू है और जो मेस्मराइजिंग आपको व्यू देखने को मिलेगा ना यहाँ पे, तो काफ़ी सारी फोटोज वगैरह आप जो है यहाँ पे क्लिक करा सकते हो।
तो दोस्तों नुब्रा में दो चीज सबसे ज्यादा फेमस है, एक है डिस्किट मोनेस्ट्री और दूसरा है हुंदर के सैंड ड्यून्स। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना डे 3 प्लान कर सकते हो और थर्ड डे में आपको जो है वो नुब्रा वैली में ही स्टे करना होगा। यहाँ पे आपको काफी सारे जो है कैंपिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे और काफी सारे जो है वो होटल्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। बट आप लोग एक चीज का ध्यान रखना कि आप लोग अपने जो है कैंप्स या होटल आप जो भी लो, आप लोग ऑलरेडी बुक करके जाना, क्योंकि इस साल लद्दाख में काफी रश होने वाला है और अगर आप बिना बुक किए वहां जाओगे तो आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और काफी ज्यादा जो है फिर वो पैसे भी चार्ज करते हैं। बट हमने लद्दाख का ट्रैवल पैकेज लिया था थैंक्स टू आवर ट्रैवल कंपनी वे फॉर ट्रैवल, जिन्होंने हमारा ऑलरेडी कैंप वगैरह बुक कर दिया था। दोस्तों अब बात कर लेते हैं डे 4 की। तो डे 4 में आपको निकल जाना है टुरटुक विलेज के लिए। टुरटुक विलेज नुब्रा वैली से पड़ता है अराउंड 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पे। कई लोग दोस्तों इसे स्किप कर देते हैं, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा दोस्तों, ये विलेज इतना ब्यूटीफुल है कि आप ये गलती मत करना। आप जब इस विलेज में जाओगे आपको डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट पीपल, उनका लाइफस्टाइल और बहुत कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। टुरटुक विलेज 1971 से पहले पाकिस्तान के कंट्रोल में था, लेकिन जब वॉर हुई थी उसके बाद ये इंडिया के कंट्रोल में आ गया था और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो है बलिस्तानी देखने को मिलेंगे। और ये विलेज जो है वो फेमस है एप्रिकॉट्स के लिए, तो आप अपने हाथों से तोड़ के यहाँ पे एप्रिकॉट्स खा सकते हो और यहाँ पे काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं तो वहाँ का आप लोकल फूड एंजॉय कर सकते हो। और विलेज के अंदर एक म्यूजियम है, एक मोनेस्ट्री है, जहाँ पे आप जाके हिस्ट्री से रिलेटेड आप इनकी चीज़ें आपको जो है वो जानने को मिलेगी। और दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो ये विलेज इतना अच्छा लगा था कि हम लोगों ने यहाँ पर एक दिन का स्टे भी लिया था। तो ये आपकी चॉइस है, आप चाहो तो यहाँ पे स्टे भी ले सकते हो या फिर आप लोग यहाँ पर एक डे ट्रिप के लिए आओ। मॉर्निंग में 9-10 बजे नुब्रा वैली से निकलो और फिर यहाँ पर जो है पूरा घूम घाम के एक्सप्लोर करके और फिर शाम को आप लोग वापस जिस होटल या कैंप में आप नुब्रा वैली में रुके हो वहां पे जाकर आप रेस्ट कर सकते हो। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हमारी तरह ट्रैवल के शौकीन हो और आपको ट्रैक्स पे जाना पसंद है और अगर आप कोई बैग सर्च कर रहे हो तो आप स्वीट बैग कंसिडर कर सकते हो। ये बैग बिल्कुल स्टाइलिश है, कंफर्टेबल है और बजट फ्रेंडली है और इसमें इतने सारे कंपार्टमेंट है कि आप लोग आराम से अपनी जो है वो ट्रैवल पैकिंग कर सकते हो। नीचे मैंने लिंक डाल रखा है, वहां से जाके परचेज कर सकते हो और अगर आप लोग हमारा सनी 300 कूपन कोड लगाते हो तो आपको 300 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों डे 3 आपका नुब्रा वैली और डे 4 आप टुरटुक विलेज प्लान कर सकते हो। और अब बात कर लेते हैं डे 5 की। तो डे 5 में आपको निकल जाना है पैंगोंग लेक के लिए। अगर आप नुब्रा वैली से निकलेंगे तो थोड़ा सा पैंगोंग लेक आपको पास पड़ेगा। अगर आप टुरटुक विलेज से निकलेंगे तो ट्राई करना कि आप अर्ली से अर्ली जितना पॉसिबल है आप निकलना, क्योंकि पैंगोंग लेक पहुंचने के लिए आपको 6 से 7 घंटे लगेंगे। और दोस्तों ये वाला जो रास्ता है ना नुब्रा से पैंगोंग लेक, ये काफी एडवेंचरस है। रास्ते में आपको 3 से 4 जगह वाटर क्रॉसिंग मिलेगी और कई जगह आपको जो है वो ऑफ रोड ही मिलेगा। तो इस रोड पे आपको फुल एडवेंचर मिलने वाला है और बीच बीच में आपको छोटे मोटे खाने पीने के रेस्टोरेंट ही मिलेंगे। लेकिन आप लोग ट्राई करना कि वाटर बॉटल वगैरह और स्नैक्स वगैरह आप लोग अपने साथ कैरी कर लेना। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि वाटर क्रॉसिंग का फ्लो इतना ज्यादा हो जाता है कि आर्मी आगे जाने नहीं देती है, तो उस केस में हो सकता है कि आपको बीच में भी कहीं स्टे करना पड़े। तो अपने साथ अगर पॉसिबल हो तो एक दिन का आप लोग टाइम एक्स्ट्रा जरूर लेके आना, क्योंकि लद्दाख गाइस थोड़ा सा एक्सट्रीम प्लेस है, कुछ नहीं पता रास्ते में लैंडस्लाइड हो जाए क्या हो जाए, तो एक दिन आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। लास्ट टाइम मेरे साथ भी यही हुआ था कि हम लोग जब पैंगोंग लेक के लिए निकले तो वाटर क्रॉसिंग का लेवल इतना ज्यादा हाई हो चुका था कि हम लोग पैंगोंग लेक जा ही नहीं पाए और नेक्स्ट डे हमारी फ्लाइट थी तो हमें फिर वापस ले जाना पड़ा और फिर वहां से फिर हमें अपने घर आना पड़ा। तो अगर पॉसिबल हो, क्योंकि हम लोग लद्दाख बार बार तो जाते ही नहीं है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप एक दिन का बफर लेके जाना। अगर दोस्तों रास्ते की बात करें तो पैंगोंग लेक के जाने के रास्ते भी काफी ब्यूटीफुल हैं और जो यहाँ तक की जो पैंगोंग लेक तक की रोड ट्रिप है वो भी काफी मस्त है। जितने भी लोग ऑफ रोड के शौकीन हैं उनको यहाँ पर काफी ऑफ रोड भी मिलेगी, काफी बढ़िया रोड ट्रिप रहती है। दोस्तों जब आप पैंगोंग लेक पहुंचोगे ना तो जो ब्लू कलर की जो लेक होती है और जो उसका इतना वाइड पर्सपेक्टिव होता है ना, आपको देख के लगेगा इट्स नॉट रियल। और आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड मूवी भी यहाँ पे शूट होती रहती है, जैसे कि रिसेंट जो बहुत फेमस मूवी है 3 इडियट, वो भी यहाँ पे शूट हुई है। अगर बात करूं पैंगोंग लेक की तो दोस्तों ये ना लेक काफ़ी बड़ी है। आप मान के चलिए ये 134 किलोमीटर लंबी लेक है और 5 किलोमीटर ये चौड़ी लेक है। और ऐसा वहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि ये दिन में 6 से 7 बार जो है कलर चेंज करती है। और दोस्तों जैसे ही आप पैंगोंग लेक पहुंचोगे ना, काफी सारे वहां पे आपको कैंप्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ज्यादा कोई लग्जरी होटल तो नहीं मिलेंगे, लेकिन पैंगोंग लेक के आसपास 2-3 विलेज हैं जहाँ पे आपको होम स्टे मिल जाएंगे। और अगर आप ये ट्रिप खुद से प्लान कर रहे हो तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप पहले से ही बुक करके जाना, क्योंकि जून में क्या होता है, जून जुलाई में इतना रश हो जाता है कि वहाँ पे होम स्टेज वगैरह और कैंप्स मिलने में काफ़ी दिक्कत आती है और कैंप्स वाले फिर आपसे जो है बहुत हाई चार्ज भी ले लेते हैं। तो ट्राई करना कि आप लोग पहले ही बुक करके आना।
लेकिन हम लोग पैकेज के थ्रू गए थे तो हमारी सारी चीज़ें ऑलरेडी बुक थी। जिस कैंप में हम रुके थे तो काफ़ी बढ़िया कैंप था और काफ़ी नीट एंड क्लीन था और वॉशरूम अटैच था उसमें। और अगर खाने की बात करो तो फूड क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो दोस्तों अगर कोई आप पैकेज कंपनी सर्च कर रहे हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वे फॉर ट्रैवल कंपनी कंसिडर कर सकते हो अगर आप लद्दाख प्लान कर रहे हो। तो गाइस अगर आप लद्दाख 6 से 7 दिन के लिए आ रहे हो तो पैंगोंग लेक पे एंजॉय करने के बाद आप फिर उसके बाद आपको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से ले पहुँचने में भी आपको 5 से 6 घंटे लगेंगे। और ले जाने का भी रास्ता काफ़ी ब्यूटीफुल है और बीच में एक चांगला पास भी आता है जो कि 3rd हाईएस्ट पास है वर्ल्ड का। तो आप वहाँ पर भी जाके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हो। और ले पहुँचने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप 2-3 प्लेसेस जो आपकी रह जाएँ वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मार्केट वगैरह आप दोबारा से जा सकते हो और उसके बाद फिर आप फ्लाइट लेके फिर अपने अपने शहर जा सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना जो है आप मान के चलिए 1 हफ्ते का ट्रैवल प्लान या ट्रैवल आइटनरी आप जो है लद्दाख की बना सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम लोग को ज़्यादा ही ट्रैवल फ्रीक है। तो हम लोग अपना 7th डे और 8th डे हम लोग चले गए थे हानले और सो मोरिरी के लिए। पैंगोंग से अगर आप हानले के लिए निकलते हो तो अराउंड 300 किलोमीटर दूर पड़ता है। और दोस्तों रास्ते इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, पैंगोंग से जो हानले का जो रास्ता है ना, उससे अच्छा रास्ता मैंने आज तक अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखा। इवन लद्दाख का भी वो सबसे बेस्ट रोड ट्रिप रहने वाली है अगर आप पैंगोंग से हानले जाते हो। जब आप हानले के लिए जाओगे तो बीच में रिजांगला मेमोरियल पड़ेगा, जो कि 120 सोल्जर जो शहीद हो गए थे इंडिया चाइना वॉर में, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये मेमोरियल बनवाया है। और दोस्तों आपको जाके यहाँ पे पता चलेगा कि कैसे 120 सोल्जर ने 1100-1200 चाइनीज सोल्जर को मार गिराया था। तो यहाँ पे आप जाना बिल्कुल भी मिस मत करना। और जब आप हानले के लिए जाओगे तो रास्ते में आपको काफ़ी सारे जो है वाइल्ड एनिमल देखने को मिलेंगे और बिल्कुल ही आपको डिफरेंट लैंडस्केप देखने को मिलेगा जो आपने पूरे लद्दाख में आपको सिर्फ हानले में ही देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर मैं हानले की बात करूँ तो हानले जो है एक छोटा सा विलेज है जो कि 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। और यहाँ पे आपको इंडियाज़ हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी देखने को मिलेगा, क्योंकि हानले इंडिया की सबसे बेस्ट प्लेस है जहाँ पे आप स्टार गेजिंग कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जाके आपको ऐसा लगेगा कि आप पूरी मिल्की वे गैलेक्सी यहाँ पे देख सकते हो और आप पूरे इंडिया में कहीं भी इससे अच्छी स्टार गेजिंग नहीं कर सकते। और यहाँ पे हानले में 1-2 फेमस मोनेस्ट्रीज हैं जो आप विजिट कर सकते हो। और दोस्तों हानले का जो लैंडस्केप है ना, वो ऐसा लगता है कि आप मानो किसी और ही प्लैनेट में हो। और दोस्तों जब हम लोग गए थे तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग अर्थ पे नहीं है, हम लोग या तो मार्स प्लैनेट पे हैं या किसी और प्लैनेट पे आ गए हैं। बाकी दोस्तों हानले जाने के ना मेजरली जो है वो 2 रीज़न होते हैं। एक तो लोग वहाँ पर स्टार गेजिंग करते हैं, या अगर आप फोटोग्राफर हो और वीडियोग्राफर हो तो कई लोगों को वहाँ पर फोटोज़ वगैरह और वीडियोज़ वगैरह लेने का शौक होता है। दूसरा जो रीज़न होता है हानले जाने का वो होता है कि यहाँ से 108 किलोमीटर दूर पड़ता है उमलिंगला पास, जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट पास बन चुका है, जो इसकी हाइट है अराउंड 19,000 फीट के आसपास। और दोस्तों वहाँ पर भी आप जा सकते हो। वहाँ के जाने के रास्ते भी काफ़ी ब्यूटीफुल हैं और जो उमलिंगला पास से जो नज़ारे देखने को मिलते हैं गाइस, वो भी मतलब दैट इज़ टोटली वर्थ इट गोइंग देयर। तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो। तो आजकल काफ़ी ज़्यादा बाइकर्स और जो अपनी कार से जाते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा उमलिंगला पास पे भी जाके विजिट करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना जो है 6th और 7th डे प्लान कर सकते हो। 6th डे आप हानले एक्सप्लोर कर सकते हो और 7th डे आप लोग उमलिंगला पास जा सकते हो। ट्राई करना कि दोनों दिन आप स्टे जो है ना वो हानले में ही लेना, तो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। इसके बाद दोस्तों आप 8th और 9th डे आप सो मोरिरी लेक जा सकते हो, जो कि सिमिलर लेक है पैंगोंग से, लेकिन थोड़ा सा इसका जो पर्सपेक्टिव है, जो व्यू है वो थोड़े डिफरेंट है। बहुत लोग जाते हैं क्योंकि ऑफ बीट प्लेस है और बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत सिलेक्टेड लोग ही यहाँ पे जाते हैं। हम लोग भी गए थे तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो रहा था। बाकी दोस्तों चॉइस आपकी है, जितने दिन के लिए आप लद्दाख आओगे उतनी ज़्यादा प्लेसेस आप जो है वो कवर कर पाओगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप लद्दाख जो है वो 9 से 10 दिन में एक्सप्लोर कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके पास डेज कितने हैं। अगर आपके पास 5 से 6 दिन है तो आप ले, नुब्रा, पैंगोंग एक्सप्लोर करो। अगर आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हो तो हानले ऐड कर लो, उमलिंगला ऐड कर लो, और भी ज़्यादा अगर आप डेज ऐड कर सकते हो तो आप सो मोरिरी वगैरह या 2-3 ऑफ बीट प्लेसेस और हैं लद्दाख में, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी 10 दिनों की आइटनरी अगर आप बनाना चाहते हो तो ये जो है
आइटनरी सबसे बेस्ट रहती है। अब आप में से बहुत लोग जो हैं वो बाइक से रोड ट्रिप कर रहे होंगे, तो मन में एक क्वेश्चन आता है कि यार वहाँ की रोड्स वगैरह हमें कैसी मिलेंगी। तो मैं आपको बताऊं कि दोस्तों 80 to 90% रोड्स जो है वहाँ पे आपको अच्छी मिलेंगी। 10 to 20% रोड खराब होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि लद्दाख एक एक्सट्रीम कंडीशन वहाँ रहता है, तो वहाँ पे स्नो के कारण जो है वो रोड जल्दी टूट जाती हैं। हालांकि BRO जो है बहुत अच्छा मेंटेन करता है रोड। कई जगह आपको जो है ऑफ रोड मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम जगह आपको रोड्स अच्छी मिलेंगी। तो अगर आप बाइक से आ रहे हैं या कार से आ रहे हैं, आप आ सकते हो कंफर्टेबली, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अपने साथ जो भी एसेंशियल इक्विपमेंट्स हैं, आइटम्स हैं, वो आप अपने साथ जो है कैरी करके लाइएगा, क्योंकि अगर आपको दिक्कत होती है तो आप खुद ही मैकेनिक आपको वहाँ पे बनना पड़ेगा। अगर दोस्तों बात करें कि लद्दाख में नेटवर्क कैसे रहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लद्दाख में कोई भी प्रीपेड सिम नहीं चलता। यहाँ पे सारी जो सिम्स चलती हैं वो पोस्टपेड ही चलती हैं। तो ट्राई करना है कि आप लोग पोस्टपेड सिम लाना, और अगर आप नहीं ला सकते तो कोशिश ये करना है कि अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो एटलीस्ट 1 से 2 बंदों का पोस्टपेड सिम हो। और अगर नेटवर्क की बात करें तो आपको नेटवर्क मिलेंगे, लेकिन जैसे पैंगोंग लेक हो गया, कुछ एरियाज़ नुब्रा वैली का हो गया, जैसे खारदुंगला पास हो गया, या कोई ऐसा पर्टिकुलर हाई पास है, तो वहाँ पे सिग्नल्स की दिक्कत आती है। पैंगोंग लेक पे तो आपको बहुत ही कम सिग्नल मिलेंगे। लास्ट टाइम जब हम गए थे तो हमें तो सिग्नल 2 दिन तो हम लोग आउट ऑफ सिग्नल ही रहे थे। तो नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप पोस्टपेड सिम लाओगे तब भी आपका काम जो है वो उसमें चल जाएगा। सो गाइस, अभी हम आ गए हैं वे फॉर ट्रैवल्स के ऑफिस में, जहाँ से हमने अपना लद्दाख का पैकेज लिया था। हेलो रवि सर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सनी जी, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। सर कुछ बताइए पैकेज के बारे में और बजट के बारे में बताइए कि लद्दाख घूमने में बजट क्या आएगा। पहले बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर लद्दाख का तो बहुत बढ़िया रहा था। मैं आपको बताता हूँ, इस बार लद्दाख काफ़ी लेट ओपन हुआ है, क्योंकि 25 को रोहतांग पास ओपन हुआ है। हाँ। अभी 12 लाख का चल रहा है। हाँ। बजट डिपेंड्स करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स पे। मेरे ख्याल से अभी तो जून में ओपन होगा ना ये वाला जो अभी भी 4-5 दिन के बाद मनाली वाला जो है वो 5 जून के बाद ही प्रॉपर वे आपका ओपन होगा। रोड क्लियर नहीं है, श्रृंखला पास वगैरह नहीं खुला है, अभी नहीं खुला हुआ। लोग जो जा रहे हैं वो वाया अटल टनल के होते हुए जा रहे हैं। ठीक है, बजट की मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। मिनिमम पैकेज जो लद्दाख का 5 नाइट 6 डेज का लेना ही लेना। अगर 4 नाइट का कोई भी एजेंट देता है मत लो, वहां पे जाके आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। फर्स्ट डे का रिलैक्स जरूरी है। अगर हम लोग कस्टमाइज पैकेज की बात करते हैं, 2 लोग हैं, तो आप टेंटेटिवली 55,000 रुपीज एक कपल का लेके चल सकते हो, जिसमें आपका 3 स्टार होटल रहेगा, कैब रहेगी, वहाँ पे आपकी साइट सीइंग्स रहेगी और परमिट इसमें इंक्लूड होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको बाइक चाहिए ले टू ले तो मिल जाएगी, जो कि कॉस्टिंग होती है 2500 से 3000 रुपये, डिपेंड आपको कौन सी बाइक चाहिए। लाइक रॉयल इनफील्ड में क्लासिक चाहिए या कोई हिमालयन चाहिए, तो वो 3000 या 3500 में जाएगी, और फ्यूल आपका खुद का रहेगा। अब मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, 8 नाइट 9 डेज 10 डेज, आपके पास डिपेंड करता है। आप बाई फ्लाइट ले टू ले आ सकते हो, एयरपोर्ट है, प्रॉपर वर्किंग रहता है। बाई कश्मीर यानी कि श्रीनगर से भी आप रोड ट्रिप शुरू करके ले में ख़त्म कर सकते हो और मनाली में ख़त्म कर सकते हो। ऐसे ही आप दिल्ली टू मनाली वाया वॉल्वो और कैब के थ्रू रोड ट्रिप करते हुए ले होते हुए ख़त्म कर सकते हो, या फिर ले से श्रीनगर भी ख़त्म कर सकते हो। मोस्टली अगर आपको बाइक ट्रिप करनी है, कम से कम प्राइस में करनी है, जिसमें आप फ्लाइट एफर्ट नहीं करना चाहते, तो आपको मनाली ले मनाली वाला करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका कोई फ्लाइट का खर्चा नहीं। दिल्ली की फ्लाइट सब जगह से ऑपरेटिव होती है और प्राइस बहुत कम आता है। सर एक वो वाली बात बता दो कि अगर आपको मनाली से वो लेनी है बाइक, तो आपको मनाली ही आना पड़ेगा। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। हाँ। लेह की यूनियन और हिमाचल की यूनियन में क्लैश रहता है, तो आपको मनाली से लेह के लिए बाइक नहीं मिल सकती है। कोई भी अगर बोलता है तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, नहीं मिल पाएगी। तो आपको जो बाइक हम प्रोवाइड कराते हैं हमारी पार्टनर कंपनी के साथ मिलके, वो भी इस तरीके से कराते हैं कि लेह की बाइक को हम मनाली नहीं बुलाते हैं, हम सरचू बुलाते हैं। तो हम आपको सरचू तक टेम्पो ट्रैवलर से लेके जाएंगे। उसके बाद जिस कस्टमर को बाइक चाहिए होती है उनको बाइक मिल जाती है। रेस्ट कस्टमर टेम्पो ट्रैवलर के थ्रू ही रहते हैं। ठीक है, ये प्लान रहता है। आपको लेह की बाइक लेह में जाके ही मिलेगी, या हमारे थ्रू जा रहे हैं तो सरचू से मिल जाएगी, लेकिन मनाली से आप बाइक लेके नहीं जा सकते हिमाचल की। राइट। और बिना बैकअप के तो रिस्क लेना ही मत। बैकअप वैन के बिना रिस्क मत लेना। बाइक में प्रॉब्लम हो जाएगी तो कोई हेल्प करने के लिए नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा बीच से, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पड़ता। 150 किलोमीटर तक में भी कोई नहीं आएगा। चलो सर, थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम सनी जी। सो गाइज, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको हमारी इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई हो।
और अगर आपको कुछ भी डाउट हो या आपके मन में कुछ भी क्वेरी हो तो नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है तो आप लोग डायरेक्टली मेरे से डीएम करके पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।